बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर तो बड़ा आम सा लगता है, मगर खामोशी से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों घरों को मुतासर कर रहा है ये फर्टिलिटी इश्यूज़ इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे। अब इसकी जो तेज़ रफ्तार आजकल की जो ज़िंदगी है, रातों को जागना हो गया, स्ट्रेस लेना हो गया, जंक फूड खाना, ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, नींद की कमी, फिर आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ, मोटापा हो गया, सिगरेट नोशी हो गया, बहुत सारी बदलती हुई चीज़ें और आपका लाइफस्टाइल जो है ना, ये सब कुछ सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नहीं बल्कि हमारी फर्टिलिटी को भी मुतासर कर रहा है। फर्टिलिटी से मुराद मतलब हमारी औलाद होने की, औलाद पैदा करने की जो सलाहियत होती है ना, उससे मुतासर कर रहा है। पहले ज़माने में इस टॉपिक पे तो कोई बात भी नहीं करता था और इस पे बात करना बहुत बुरा समझा जाता था, और अगर कोई बात कर लेते तो कहते थे कि इसको शर्म नहीं आती, किस तरीके की गुफ्तगू करती है ये। मगर अब यह है कि क्योंकि अवेयरनेस का दौर है और अब एक हकीकत बन चुका है, बहुत से नौजवान और बहुत सी लड़के लड़कियां देख लें आप, इसमें फर्टिलिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि असल सही मालूमात ना होने की वजह से या तो लोग डर जाते हैं या फिर गलत इलाज की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज इस टॉपिक को मैंने आप डिज़ाइन किया ताकि आप तक सही बात पहुंच सके, सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो डॉक्टर रबीका रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शी इज़ सच अ गुड पर्सन। मैं बल्कि इनकी एक बहुत हिडन क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को मैं मिली, ऐसे डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं जो आते जाते हैं, मगर कुछ लोग जो बड़ी खिदमत खल्क का भी काम करते हैं, वो मैंने इनको पर्सनली देखा कि शी डज़ सच अ गुड जॉब, जो कि पर्सनली किसी की ऐसी बात किसी से पूछे बगैर बताना, वो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि हमारे आजकल के डॉक्टर्स जो है वो महंगी महंगी फ़ीस रख के और महंगे महंगे जो है ना अस्पतालों में बैठ के अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, मगर कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा जो वक्फ़ करे खिदमत खल्क के लिए, अपनी तालीम, अपना इल्म, अपने डॉक्टर का जो एक शोबा है, जो खिदमत खल्क का शोबा है, उसको उस तरीके से उन गरीबों, मुस्तहिक लोगों में, उन इलाकों में बैठ के अपनी क्लिनिक को खोल के उनके लिए काम करे, बड़ी बात होती है। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी एफर्ट की बात है, इसे मुझे बताना ज़रूरी था। अच्छा, अब हम फर्टिलिटी इश्यूज़ की तरफ आते हैं कि ये है क्या बांझपन को हम फर्टिलिटी इश्यूज़ कहेंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में तो हम फर्टिलिटी इश्यूज़ के नाम से इसको चीज़ों को सुन रहे होते हैं। जी नहीं, बांझपन को हम फर्टिलिटी इश्यूज़ तो नहीं कहेंगे, बांझपन को हम सब फर्टिलिटी के दायरे में लेके आते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज़ यानी हमल होने में जितनी भी दुश्वारियाँ हैं, और वो एक बच्चे के बाद भी हो सकती हैं, 2 बच्चे के बाद भी हो सकती हैं, तो ये आजकल बढ़ता जा रहा है। वरना पहले ये होता था, एक बेबी पहला नहीं हो रहा होता था, मुश्किल से हो रहा होता था। अब ये है कि एक बच्चे या 2 बच्चे घर में हैं, अगर तीसरा या दूसरा प्लान करना है तो वो उसमें मुश्किलात आ गई हैं। इसीलिए इसका नाम अब फर्टिलिटी इश्यूज की तरफ चला मतलब गया। अगर एक हो गया है तो फर्टिलिटी इश्यूज नहीं है, एक हो गया है तब भी दुश्वारियां आ रही हैं। अच्छा, दूसरे फिर बेबी तब के भी लिए हम उसको यही कहेंगे, तब भी हम यही कहेंगे, क्योंकि दूसरा बच्चा अभी प्लान हुआ हुआ है लेकिन हो नहीं रहा, 1 साल 2 साल जितने भी माह हैं, दूसरा या तीसरा। अच्छा। तो बेशक कपल चाह रहा है वो कंसीव करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, या अगर हमल ठहरता भी है ज़ाया हो जाता है, तो इसीलिए इसको अब हम फर्टिलिटी इश्यूज में लेकर आते हैं। तो रबीका जी, क्या पहले ज़माने से अगर हम देखें और कंपेयर करें आज के ज़माने को, क्या वाकई इस ज़माने में ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, पहले नहीं होते थे? बिल्कुल ऐसा ही है, इस ज़माने में ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। पहले ये इतना कॉमन नहीं था। आपने देखा होगा पहले के जितने भी कपल्स हैं, 8-8 10-10 बच्चे भी थे। मेरी अम्मी के 8 बच्चे थे। जी बिल्कुल, हमारे सबकी फैमिलीज में है और बड़ा कॉमन था ये। अब एक से दूसरा बहुत मुश्किल हो गया है, या दूसरे से तीसरा मुश्किल हो गया। अच्छा, रिसर्च क्या कहती है, डेटाबेस क्या कहता है, क्या प्रॉब्लम्स देखने को आई है, रिसर्च में क्या चीज़ें मिली हैं, डेटा क्या कह रहा है कि क्या रीजंस हैं? डेटा अगर मैं आपको सही बताऊं तो 60% से ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ गए हैं। 60% से ज़्यादा। पहले ये था कि ख़वातीन के मसाइल, नो डाउट कि अब भी ख़वातीन के मसाइल एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी इसमें बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात कि फर्टिलिटी इश्यूज़ में मियाँ बीवी दोनों के साथ ये वाले इश्यूज़ मुंसलिक हैं। अगर मैं औरत की बात करूं तो अंडेदानी के मसले यानी ओवरी के मसाइल, ट्यूबों के मसले और यूट्रस यानी बच्चेदानी के मसले। ओवरी से रिलेटेड सबसे बड़ा मसला हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसका नाम PCOS है।
ये रद्दो बदल करके नाम ले लें, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस कह लें, चाहे पीसीओएस कह लें। पीसीओएस का भी नाम अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो पीएमओस की तरफ हम चले गए हैं, लेकिन ये यही शो करता है, यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अच्छा, मेटाबॉलिक यानी कि कुछ हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, यानी सेल्स का हजम करना, फिर उसके बाद नया बनना, ग्रो करना। तो यानी हार्मोनल मसले जितने भी हैं ये ओवरी से रिलेटेड हैं। ट्यूब बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि ओवरी बिल्कुल ठीक है, महीने का साइकिल भी बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, लेकिन ट्यूबें बंद पड़ी हुई हैं, ब्लॉक हुई हुई हैं, और वो या तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, पीआईडी है, इन्फेक्शन है जिसको हम लकोरिया कहते हैं आम जबान में, उसकी वजह से ट्यूब्स बंद हो गई हैं, या एक ख़ास बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान, ये बाहर की भी कंट्रीज़ में इसको बहुत गौर से देखा जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जितने भी जिस्म के अंदर की एनाटमी है या जो साख्त है वो सब खराब हो जाती है, चिपक जाता है सब कुछ आंतों के साथ। इससे क्या जो औरत की अंदर आंतड़ियां होती हैं उसमें भी इन्फेक्शंस वगैरह चीजें हो सकती हैं? आ जाता है, क्योंकि सब कुछ चिपक जाता है, अंदर आंतें, मसाना, बच्चेदानी के साथ चिपक जाते हैं, तो पेन बहुत होता है, बहुत पेन होता है। पूरे महीने में जो हमारा मंथली साइकिल होता है वो पूरे 7 दिन 8 दिन मुसलसल पेन में गुजरते हैं, और वो बहुत अनबेरेबल पेन है। सो एक तो ये हो गई। अब मैं अगर यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस में अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट है कि फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, जबकि ऐसा नहीं है। फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी ठहरती है और कंटिन्यू भी होती है, 9 महीने तक भी चली जाती है। उसको सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब मैं चाहूँगी इसके ऊपर डिटेल में बात करें, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं जो मर्द हजरात जितने हैं जो सिगरेट नोशी और बाकी किसी नशे में मुब्तला हैं, तो उनके लिए फर्टिलिटी कितना इशू बन सकती है, उनकी फैमिली आगे किस तरीके से मुश्किलात का सामना देख सकती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो मर्दों में शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि सिगरेट नोशी हर एक के हाथ में है, और लड़कियाँ बहुत कूल समझती हैं वो लड़के जिनके हाथ में वेप होती है और वो सिगरेट पी रहे होते हैं, तो लड़कियाँ कहती हैं बहुत कूल है, वरना तो लड़का बहुत फूल लग रहा होता है आजकल की लड़कियों को। मुझे समझ नहीं आता उस चक्कर में। अब देखें नुकसानात क्या होते हैं, सुनिएगा जी रबिका जी। बिल्कुल ऐसा है, सिगरेट का इस्तेमाल यानी कि 10-20 से ज़्यादा दिन में एक सिगरेट्स ले लेना या एक पैक से ज़्यादा ले लेना तो शदीद नुकसानदेह है। बिल्कुल ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुलियों को ख़त्म कर देगा। इसमें हम कह देते हैं एजोस्पर्मिया, यानी कि खुलियों की मिकदार बिल्कुल भी नहीं है, और इवन अगर खुलियों की मिकदार हो भी सही तो उनकी हरकत ज़ीरो हो जाती है। सिगरेट पीने वालों में यानी मर्द के खुलिये को हरकत करके औरत के पास जाना होता है, एग के पास जाना होता है, फिर ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब वो हरकत ही नहीं रहेगी तो बेशक के 10 मिलियन 20 मिलियन जितने मिलियन भी मिकदार है वो सब मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये शीशा भी इसमें शामिल होता है? शीशा उतना नहीं तंग करता अगर जितना ये टोबैको निकोटिन तंग कर रही होती है। बिल्कुल, वेप में भी अगर निकोटिन का एलिमेंट है, कई वेप्स में ये होता है, वेप भी ये फ्लेवर होता है, मगर अलीराना के अंदर निकोटिन होता है। फ्लेवर वाला ठीक है, फ्लेवर अगर सिंपल है तो फिर वो नहीं करेगा। वो कह रहे हैं शीशे में भी होता है और वेप में भी होता है। निकोटिन अगर है, डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, जिसमें निकोटिन है निकोटिन नहीं है। अच्छा, तो अगर निकोटिन है तो ये फिर बहुत तंग करेगा। इसी तरह कोई ड्रग्स ऐसी हैं, या इवन स्लीपिंग पिल्स, लोग बहुत स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं। अक्सर लोग ये गैबिका ले रहे होते हैं, गैबापेंटिन वगैरह, के हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सारा दिन काम करके आए हैं, थके हुए हैं, या मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे होते हैं, और वो रोजाना की बुनियाद पे ले रहे होते हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये ना सिर्फ जिगर पे असर करती हैं, ये फर्टिलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं कि हमल नहीं ठहर रहा होता। और इसी तरह से मर्दों में बहुत ज़्यादा रातों को जागना या डाइट अच्छी ना लेना। मैं आपको अगर डाइट के लिए बताऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे प्रोटीन में एग सबसे बेहतरीन है, रोज खाएं, चाहे बॉईल करके खा लें चाहे फ्राई करके खा लें। तो ये तो गर्मियों का मौसम में लोग कहते हैं इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है, अंडा खाएंगे हमें मसला हो जाएगा। कोई तासीर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जर्दी को हमेशा सफेदी से अलग करते फिरते हैं, हालांकि अल्लाह ने जर्दी को सफेदी के साथ बनाया ऐसे ही है। तो कुछ तो है ना उसके अंदर कि वो दोनों एक दूसरे के लिए है। तो बिल्कुल जर्दी को सेपरेट ना करें, दोनों को खाएं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, सब बातें हैं। तो अंडा बहुत अच्छा है, गर्मियों में भी लें, कोई मना नहीं है। खजूर बहुत अच्छी है, अच्छा, किसी भी तरह की खजूर ले लें, जैसे अजवा खजूर में तो शिफा कहीं भी गई है, लेकिन खजूर लें, बहुत अच्छी है। उसमें शुगर का कंटेंट ऐसा वाला है कि जो बहुत
फेवरेबल है, अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। फिर इसी तरह गोश्त, मतलब आम बंदे को उसको खा के कोई शुगर भी नहीं हो कुछ सकती, नहीं हो सकता, और ये जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, हो जाता है, और ये बड़ा अच्छा इसके अंदर बहुत और कुछ कितनी है। खजूरें आप रेकमेंड करती 2 हैं से आम 3 इंसान को, एक औरत को ले सकते हैं, बिल्कुल 2 खजूरें ले लें डेली बेसिस पे, बहुत अच्छी उसके साथ थोड़े और मेवा जात भी मिक्स कर मेवा सकते भी ले हैं। सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें अखरोट बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3, ये नट्स में तो बहुत अच्छी क्वांटिटी इसमें आई जाती है। तो बादाम रात भिगो के ले लें, पिस्ते हैं, अखरोट है, अखरोट डेली 1 ले लिया करें, बहुत अच्छा रहेगा। फिर गोश्त में चिकन, मटन, बीफ अपनी इस्तात के मुताबिक। आज की बच्चियां तो कहती हैं हमें स्मेल आ रही है, गोश्त खाएंगे हम, गोश्त का नाम ले लिया। गोश्त नहीं खाना, गोश्त की बोटी हटा के साइड पे, और गोश्त नहीं पकाना, किचन में भी नहीं आएंगी। ऐसा ही है। फिर बिल्कुल, ये आके फैमिलीज हमसे पूछती भी हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल जैसे आपने बताया ऐसा ही हाल है घर में। नहीं खाता, जेंजी तो गोश्त से बिल्कुल ही दूर है। तो ये क्या नस्ल परवान चढ़ रही है, क्या ताकत होगी इनके अंदर? ऐसा ही है। फिर हम थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव बताते हैं कि चलो आप कबाब की शक्ल में ले लो, या थोड़ा कोई कढ़ाई बनवा लें, या बर्गर खा लो, सब्जी में डाल एक आध बर्गर भी खा सकते हैं बाहर। चले बस, फिर बर्गर गंदम के आटे का बनवा लें, वो तंग नहीं करेगा, बजाय इसके कि आप सफेद आटा। तो ये चीजें अब करनी पड़ेंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटेक ही नहीं है। तो गोश्त अच्छा है। फिर इसके अलावा फ्रूट्स सारे, अल्लाह ने सारे फल बहुत अच्छे बनाए हैं। आजकल देखें खरबूजा है, पीचेस, आड़ू इतने बेहतरीन है, वो तो डायबिटिक लोगों में भी अच्छे हैं। अमरूद, आड़ू, केला भी खा सकते हैं। मगर उससे अगर जैसे कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो फिर ओबेसिटी का खतरा तो नहीं होगा? कोई ओबेसिटी नहीं है। कहते हैं केला मोटापा करता है, मोटा करता है, मोटा करने के लिए खाओ। अक्सर लोग केले का मिल्क शेक डेली पी रहे होते हैं और 2-2 चम्मच चीनी, 3-3 चम्मच चीनी भर के उसमें डाल रहे होते हैं। चीनी को अवॉइड करें, अच्छा, चीनी कम करें। और ये आम का भी बताते हैं क्योंकि आम का सीजन शुरू हो गया है। बिल्कुल, मिल्क शेक पिए, आम लें, कोई इसमें मना नहीं है। किस हद तक आम खाना चाहिए? रोज का 1 खा सकते हैं, कोई मना नहीं। आम में आयरन है, बहुत अच्छा रहता है आयरन आम के अंदर, और अच्छी शुगर है कि जो आपको मीठे के लिए क्रेविंग भी नहीं होने देगी। ठीक। अच्छा, जैसे गायनी डॉक्टर्स जब किसी लड़की को कहती है ना कि बेटा तुमने वेट लूज करना पड़ेगा, थोड़ा ओबेसिटी का मसला है, तो फिर प्रेगनेंसी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हो जाएगी, और लड़कियां करती हैं तो हो भी जाती है, बड़ी अच्छे केसेस जो रिजल्ट हैं वो सुनने को मिले। मगर मुझे सिर्फ इतना बता दिए कि उस टाइम पे, उस पीरियड पे कपल आया आपके पास और वो कपल में लड़की को वेट लूज करना है, तो फिर किस तरीके से उसको डाइट प्लान उस वक्त क्या दिया जाएगा कि जल्दी से वेट भी लूज हो और उसकी बेबी भी जो है ना उसको न्यूज़ मिले? मैं ऐसे में उनको एक तिकोन बना के देती हूँ, जैसे पहाड़ नुमा। ऊपर मेरी जिम्मेदारी होती है कि दवाइयाँ, मैं उनको बताती भी हूँ कि सबसे ऊपर मेरी जिम्मेदारी, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ और शिफा अल्लाह देगा उसके क्या अंदर। बात है, माशाल्लाह। तो नीचे की जो 2 चीजें वो मैं आपके जिम्मे कर रही हूँ। एक है वर्जिश, बेशक जिम ना ज्वाइन करें, रोज वॉक करें। 30 मिनट्स अगर आप घड़ी पे टाइम देख के वॉक करें ना, इंसान के पसीने छूट जाते हैं। अच्छा, और वॉक का भी बता दें। तेज वॉक, हल्की वॉक, तेज वॉक, थोड़ी तेज ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टहल रहे हैं, ओके, वो 1 घंटा बाहर से होकर आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा था कि टहल के आए हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं फायदा। नहीं, वो फायदा क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू तो अंडा डब रोटी लेने जाते थे, जिस हद तक की वॉक करते थे वो हल्की आंच की होती थी, आपको पता है। सही बात, बच्चे खेल कूद भी रहे हैं, अंडा डब रोटी भी पकड़े, हल्की हल्की आंच की वॉक, वो वाली नहीं चाहिए होती है। थोड़ी ब्रिस्क हमें चाहिए, थोड़ी सी तेज। वो यूं हो सकता है कि आप छोटे कदम से स्टार्ट करें। अच्छा। 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, उसको तेज कर लें, 15-20 मिनट, 30 मिनट पे आ जाएं, 45 मिनट, 1 घंटा भी लोग वॉक करते हैं, तो वो टेम्पो बन जाएगा। जब हम वॉक करना शुरू करेंगे हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगी, यूज्ड टू हो जाएगी। अच्छा, ये डेली में हो जाए। ग़िज़ा में मैं लिख के देती हूँ बाकायदा कि नान, खमीरी रोटी, आलू, चीनी, चावल, आलू कम कर दें, कार्ब्स हैं, बहुत बुरे कार्ब्स हैं कि उसके अंदर, मतलब ओवर नहीं है ना, लोग रोज फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं प्लेट भरी हुई आलू, तो आलू को थोड़ा कम रखें। अच्छा, आलू अच्छा, अगर आपने ऐसी चीजें खा भी ली हैं, आप 10 मिनट ज्यादा वॉक कर लें। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि कोई डाउट नहीं है इसमें, जब औरत 40 क्रॉस करती है या 40 की तरफ आ रही होती है तो उसको एक अलार्म आता है, उसको बताते हैं, अल्लाह मियाँ बताते हैं कि बेटा आप 40 की हो गई हैं। मर्दों को नहीं बताया जाता, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर औरतों को बताया जाता है। ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं, आइए जी। वेलकम बैक। गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं रबीका जी, और हम उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है पता चलने चाहिए। हम एक ज़रूरी और सवाल के लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि एनिमल फैट नहीं खाना, तो एनिमल फैट, आप गोश्त बोटी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, डाइट से दूर कर दें। अगर किसी ने वेट लॉस करना है तो क्या तब भी नहीं खाए? नहीं, एनिमल फैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एनिमल फैट हम खा सकते हैं, जैसे बकरा है, कुर्बानी की ईद पे बकरा ज़िबा होता है, कुछ बोटियों में फ़ैट लगी हुई होती है, खा सकते हैं। दुम्बा, कितनी अच्छी लैम्ब की तो फैट पका के खाते हैं, बीच में डाल के खाते हैं। एनिमल फैट इज़ गुड। देसी घी हमारा उसमें से आ रहा होता है,
देसी घी रोज खाएं, कुछ नहीं कहेगा। ये सैचुरेटेड फैट है फैट्स तो हैं, इट्स गुड फॉर द हेल्थ। बिल्कुल इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। देसी घी में कई लोग तो खाना भी पकाते हैं, उसी में ही एग्स फ्राई कर रहे होते हैं, मतलब फ्राइंग के लिए भी यूज होता है, रोटी पे लगाने के लिए, पराठे के लिए भी यूज होता है। देसी घी बहुत अच्छा है, एनिमल फैट बहुत अच्छी है, बिल्कुल खाएं, कोई मना नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम ये लेट नाइट जो जाग रहे होते हैं, इसकी रूटीन, इसकी लाइफस्टाइल पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी डिस्टर्ब हुई है बिकॉज ऑफ द फ़ोन, बिकॉज ऑफ द रील, सोशल मीडिया, लोग इसी के ऊपर बैठे रहते हैं। फिर अब ये जो सर्कल है नींद का, इसको ठीक करने के लिए कोई मैग्नीशियम पे आ जाता है, कोई मेलेनियम पे आ जाता है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ गई, आपको पता है मेलेटोनियन खा रहा होता है। तो ये अब मुझे इसके बारे में बताएं कि ये सब कुछ खा के हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं या फिर हमें नींद ही लेनी है प्रॉपर खुद से? नहीं, नींद ही लेनी है, अपना स्लीप का साइकिल खुद ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए ये कर लें कि सारा दिन जो लोग काम करते हैं ना, वो थक इतना जाते हैं कि रात को 9-10 बजे उन्हें नींद आ जाती है। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि कुछ ऐसा करें कि आप थकें, आप वॉक पे निकल जाएं, 1 घंटा वॉक करके आए, आप थक जाएंगे। तो कुछ ऐसा करें, मैग्नीशियम और हर चीज़, या इवन स्लीपिंग पिल्स पे अपने आप को ना डालें। तो ये कहते हैं कि मेलेटोनियन जो है ना, ये कोई पिल नहीं है, ये कोई स्लीपिंग पिल नहीं है, ये एक आपकी बॉडी का एक, वो तो बॉडी में ही है। हाँ। मेलेटोनिन तो बॉडी में ही है, ये तो बॉडी का ही जो खुद बनता भी है, बिल्कुल खुद बन रहा होता है, अल्लाह की तरफ से ये चीजें खुद ही निकल रही होती हैं। देखें, रात को जो हार्मोन्स है ना, इशा की नमाज से तहज्जुद की नमाज तक, वो आपको बाद में नहीं मिलेंगे। यानी अगर आप सोना चाहते हैं 9 बजे सो जाएं, अगर आप कोई ऑनलाइन काम या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, आप रात को 3 बजे 4 बजे उठ जाएं, वो जो 9 या 10 बजे से 2-3 बजे की नींद है ना, वो आपको सारा दिन फ्रेश रखेगी। क्योंकि उसके दौरान जो हार्मोन्स निकलने थे ना, वो अब फजर के बाद नहीं निकलेंगे। लोग क्या करते हैं, फजर सुबह 5-6 बजे काम तब तक कर रहे होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप सोएंगे और चाहे आप रात दोबारा 10 बजे उठ जाएं, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। क्योंकि बॉडी का जो हार्मोन था, साइकिल था, नेचुरली कुदरती, वो उसके साथ रिलेटेड था। जो रात 9-10 बजे की नींद, उसके बाद 10 से लेके 2-3 बजे तक की जो नींद है। अच्छा, आपको नहीं लगता हम अपनी बेटियां, जो बच्चे और बेटे होते हैं, उनको खुद ख़राब करें? हम अगर जैसे जेंजी की भी बात करें, और ये टीन एज से मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देनी चाहिए, जब क्योंकि बच्चियां जब शादी करके जाती हैं एकदम से, तो एक दिन में कुछ भी जो है ना, ब्लू नहीं हो सकता मून, जो मून का कलर है वो तो वही रहेगा। तो उनको को जो पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है उनको इस पर काम करना चाहिए कि बच्चियों को थोड़ा सा वर्कआउट करवाएं, काम करवाएं, सुबह सुबह उठ के उनको बोलें पौधों में पानी डाल दो, लड़के को बोलें कि गाड़ी धो दो, ठीक है, भले आपके पास स्टाफ मौजूद है, लड़कियों को बोलें कि जाओ कार पार्क धो दो। कोई ऐसी हरकतें होनी चाहिए, कोई एक्टिविटी, कपड़ों में इस्त्री कर लो, कुछ कर लो। हमने बिल्कुल इस ज़िंदगी को चेंज कर दिया। हम अपने बच्चों को बोलते सारा दिन सोते रहो, उठो, छुट्टी वाले दिन बिल्कुल बस उठो और मोबाइल पे, बच्चा उठता है पहले मोबाइल पे, बच्चा उठता है पहले वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाएगा। अजीब लाइफस्टाइल बना दी है, ये ज़िंदगी में कभी हमारे साथ नहीं थी। तो ये तो फैक्ट है। तो हम पेरेंट्स का क्या किरदार है, हमें क्या करना चाहिए, और किस एज से हमने ये लड़कियां, बच्चियां, सब बच्चे ट्रेन करना? देखिए, मैं इसके लिए मैं एक जुमला बोलूँगी कि आपको अपना आप ख़त्म करना पड़ता है। हमें क्या होता है, यहाँ माएँ जान छुट्टी, मोबाइल पकड़ाओ, बच्चा साइड पे लगा, हम अपने अपने काम करें। किसी ने कहीं भी जाना है, चाहे वो कोई मैनीक्योर पेडिक्योर करा रहा है या वो अपना कोई और कर रहा है, यानी आपको अपनी ज़ात पीछे रखनी पड़ेगी, फिर ही आप कोई आगे जनरेशन बना सकते हैं। तो वो क्या है, उसका उसमें करने का तरीका कि आप तवज्जो दें, अटेंशन दें। आप क्या करें, संडे का आप बच्चों को कह दें, चलो भाई एक कमरा आपका, एक कमरा आपका, क्लीन करो, आज देखते हैं कौन सबसे अच्छी क्लीनलीनेस। वो एक कंपटीशन हेल्दी डेवलप होगा, बच्चे उसमें टाइम। मगर माँ मोस्टली ये कहती है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे मैंने काम नहीं कराना। अच्छा, खुद जुटी रहेंगी, करती रहेंगी, मगर बच्चों को हिलने नहीं देंगी। बच्चों को नहीं कहेंगी बेटा ये कपड़ा पकड़ो, जाओ जाकर डस्टिंग करो, जाओ बेटा सफाई करो। बच्चों से काम नहीं कराएंगी, बल्कि मियाँ से लड़ेंगी भी कि नहीं, मैंने अपने बच्चों की तालीम डिस्टर्ब होती है। मतलब उस वक्त डिस्टर्ब नहीं हो रही जब बच्चा आईपैड पे बैठे, उस वक्त कहा जाता है मी टाइम है। तो हम भी तो खराब कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं, नो डाउट, घर से शुरू हो रहा है, हम ही खराब कर रहे हैं। तो इनको तो जब ये शादियां करके जाएंगे बच्चे, तो इनको तो फर्टिलिटी इश्यूज कंफर्म होने बिल्कुल होंगे। अब इसी तरह भाई कई पेशेंट्स रोज आ रहे हैं हमारे पास कि वो, अब जैसे कल ही एक पेशेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे, उन्होंने कहा कि मेरी जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चल रही होती है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहबा कोई टाइम मुझे बताएं जो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान है, जिसमें मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं। अब मैं उसको देखूं, मैंने कहा इतनी लेट नाइट क्या क्यों कर रही हो आप ऐसा? कि मेरे ससुराल में रूटीन ऐसा है, मेहमानों का आना जाना, कि मेरा जागना फजर तक होता है। मैंने कहा अच्छा, आप ये कर लिया करो कि अगर हस्बैंड लेट आ भी रहे हैं या कोई फैमिली ऐसे गेस्ट हैं, तो आप अपनी नींद मगरिब के बाद पूरी कर लें, आप सो जाएं उस वक्त तक। अगर कुछ नहीं है, हस्बैंड भी घर पे नहीं है, इट्स फाइन, आप 8 बजे से 12 बजे तक सो जाएं।
तो ये मैंने उसको मशवरा दिया कि ये आपको हेल्दी रखेगा, क्योंकि इस नींद का औरत पे ज़्यादा जल्दी असर होगा। जो बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह ने बनाया हुआ है उसमें वो ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाएगी। सही। अच्छा, तो ये कॉफ़ी ऐसा और फिजी ड्रिंक्स, इसके बारे में भी बता दें। जी, एनर्जी बिल्कुल। ड्रिंक्स भी बहुत पीती हैं लड़कियाँ, मेरे ऑफिस में ले लेके घूम रही होती हैं ऐसे। सुबह सुबह आएंगे एनर्जी, भाई रात नींद पूरी एनर्जी ड्रिंक्स पी रही हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ। कॉफ़ी हाथ में उनके, हर वक्त कॉफ़ी का मग्गा हाथ में, चल रही हैं तो कॉफ़ी का, हिलने टुरने फिरने की हिम्मत नहीं, कॉफ़ी का मग्गा हाथ से नहीं छोड़ेंगी। पूरा मेरा ऑफिस यहाँ पे, आप बाहर निकलिए आपको जितनी लड़कियाँ मिलेंगी कॉफ़ी के मग्गों के साथ मिलेंगी, छोटी छोटी बच्चियाँ। तो कितनी कोई कॉफ़ी, कितनी कोई इजाज़त है, प्लीज़ बताएं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इस पर जितनी बार बार भी हम शोज़ करें तो बच्चों को तब समझ आएगी अवेयरनेस। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉफी का मग, एक कॉफी का मग दिन में काफी है। जो छोटा मग दरमियाना सा किस होता एज है, से पी सकती हैं बच्चियाँ? 20 के बाद 17, 18, 16, 15? 17-18 को इतना कॉफी की आदत नहीं होनी तो चाहिए। ये जो 16-17 की बच्चियाँ अच्छा, जाके अगर लाटे हाँ, कैपुचिनो। अच्छा वो पी भी लें, वो फिर इस तरह कर लें कभी महीने में एक दफा। अच्छा, वो महीने में नहीं ना रूटीन बनाते, वो डेली 3-3, 4-4 कप्स कॉफी की इसकी चल रहे हैं। आदत लगती है, मैंने देखा। अब देखिए, मैं खुद भी ये कॉफ़ी पी रही हूँ और अब ब्लैक कॉफ़ी है बिल्कुल सादी सी, मगर मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ लेकर आती है। ये आपको थोड़ी सी बताती है कि मैं अब आदी हो गई हूँ तुम्हारी, बताती है ये बॉडी को आपकी। तो मुझे हो गई है हल्की सी आदत, मैं कब से पी रही हूँ, मगर एक कप पीती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को समझा लिया। बिल्कुल। बाकी छोटी छोटी बच्चियाँ 16-17 साल की अगर इस तरह की कॉफ़ीज़ और कैफ़े शॉप्स में जाके डिमांड करें लाटे पीना है, कैपुचिनो पीना है, देन व्हाट इज़ द हेल्थ देन बिहाइंड? ऐसा ही है। कम रखें, इस चीज़ को कम रखें और बहुत ज़्यादा रूटीन ना इसकी बनाएं। इसकी बजाय आप फ्रूट्स खा लें, काट के एक सेब खा लें रोज़ाना, बहुत अच्छा रहेगा। वो नहीं करते, वो फ्रूट्स का हम नाम ले लें या दूध के ग्लास का नाम ले लें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रूट्स ले लें डेली बेसिस पे। फिर घर का जो गंदम का आटा है ना, वो कुछ नहीं कहेगा। चाहे आप उस गंदम के आटे का पराठा रोल बना लें या घर में ही शवारमा बना लें, वो कुछ नहीं कहेगा। सो डाइट में ना थोड़ी सी चीज़ें मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं करा रही होती, कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप बिल्कुल बंद कर दें, आप उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। मतलब कॉफ़ी भी, फिज़ी ड्रिंक्स भी, कुछ ही चीज़ें जो फिजी मार्केट में ड्रिंक्स आती के है तो पी सकते करीब हैं या ना बिल्कुल ही जाएं। नो? रेड फिजी फ्लैग। ड्रिंक्स के करीब ना जाएं। फिजी ड्रिंक्स में ख़ास तौर पे जैसे जो डार्क कलर की ड्रिंक्स हैं उनको ना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। डिटेल्ड में आपने समझाया है कि क्यों ये सारे मसले हो रहे हैं, क्यों प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, एज से लेके, प्रॉब्लम से लेके, खाने से लेके, डाइट से लेके, वॉक से लेके, एक्सरसाइज से लेके, सारे पार्ट्स में आपको समझाया गया। आई होप आप अपना ख्याल रखें और जिस तरीके से डॉक्टर रबीका ने आपको समझाया है वो अपनी ज़िंदगी में से जो बुरी चीज़ें वो निकाल दें और अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें जो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमत है उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तो अपनी ये जो इनफर्टिलिटी है इसको ठीक करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी औलाद से जो है ना, औलाद की नेमत जो है वो देखना नसीब फरमाए। जिनकी नहीं है उनको हो, और जिनकी है और फिर भी फरमाइश करें तो अल्लाह ताला उनकी भी झोलियाँ भर दे। थैंक यू सो मच। You're welcome. Thank you. We'll see you after break. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अब एक ऐसे मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ जिसमें सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है बल्कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल, ठीक है, मुल्क की मईशत और माशत जो है इससे जुड़ा हुआ है। एक बहुत ये अहम मसला है यूथ की, जो मार्केट में जॉब्स है ना, जो देखते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स जिस तरह से फेस करनी पड़ती है जॉब्स के हवाले से, उसके ऊपर बात करूँगी मैं। आज के दौर में डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर सवाल ये है कि क्या स्किल्स भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है? इसमें स्किल्स है इनके पास, इन बच्चों के पास जो डिग्री लेके घूम रहे हैं? आज के जो नौजवान हैं वो तालीम मुकम्मल करने के बाद वैसे जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं ना जैसे ही, तो फिर इनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी का सामना करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इनके, उसको उनको सामना करना पड़ता है। एक्सपीरियंस नहीं होते, बोलने का पावर नहीं होता, बात नहीं कर सकते सामने वाले से, सामने वाला आंख खोल के देख ले तो घबरा जाते हैं। कॉन्फिडेंस। फिर अब एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ रही है बुरी तरीके से, फिर दूसरी तरफ इदारे ये कहते हैं कि इनको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? जॉब्स कहाँ हैं फिर? देखें ना, क्योंकि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हमारे नौजवान यूथ को तैयार कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, या फिर जो नौजवान है वो अपने स्किल्स के ऊपर ख़ुद मज़ीद काम करें, इसके ऊपर एफर्ट करें। इस पर बात करते हैं आज। सैयद मौज़म अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, ये कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं और इनसे हम आज इन सारे सवालों को पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले बताइएगा कि जो इदारे कह रहे हैं कि हमने स्किल्ड नौजवान जो है वो मिल ही नहीं रहे, तो ये जो नौजवान है इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गलती किसकी है? ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही है या फिर नौजवान इंटरेस्टेड ही नहीं है स्किल्स के मामले में? मैडम अगर इसको मैं देखूं करंट सिनेरियो के मुताबिक, सो सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है। अगर तो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट कर रहा होता है तो इसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ के और जो डिग्री वो ले रहा है वो सिर्फ वो डिग्री कंप्लीट कर ले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देयर आर लॉट मोर थिंग्स। और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को भी ये समझना पड़ेगा कि अब एल्गोरिदम्स और अब जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिग्री करवा दी और वो डिग्री जो है उसको आपने किसी जगह पे अप्लाई किया और आपको नौकरी मिल गई। अब इस तरह से डायनामिक्स जो है वो नहीं रहे, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अब एल्गोरिदम्स फॉलो होते हैं कि आपका रेज्यूमे प्रॉपर बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स जो हैं वो आपके अप टू द मार्क होने चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अप टू द मार्क होने चाहिए, चाहे आपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, उर्दू में कम्युनिकेट करना है, आपको अपने स्किल्स का पता होना चाहिए क्योंकि इट्स नाउ सेलिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो it's not just limited to the degree now, it's now getting more advanced। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, देखें कि अब तो क्योंकि आजकल के दौर में ना ये हर पेरेंट का दर्द बन चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोटे मोटे रकमें पैसे सब कुछ ले रही हैं उन माँ बाप से, मगर स्किल्स तो नहीं सिखा रही हैं, ठीक है ना। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप इतने सारे पैसे लें तो आप स्किल सिखा कर उन बच्चों को आगे भेजें, ये उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी स्किल्स नहीं सिखाते। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। देखें, अगर आपने कोई भी डिग्री पिक की है, अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर आप उससे ग्रेजुएट होकर निकले हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, हुएवर यू आर, मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों की, कुछ टूल्स की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, सो यू मस्ट हैव अ राइट डॉक्यूमेंट। आपके पास रेज्यूमे, एक क्वालिटी रेज्यूमे या सीवी तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो रेज्यूमे ठीक नहीं है तो आपको सबसे पहला स्टेप कि आपको इंटरव्यू की कॉल रिसीव नहीं होगी। तो अगर इससे और पीछे चले जाएं तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है कि जिसकी वजह से जब बच्चे की रिज्यूम बनती है, चीज़ें बनती हैं, सीवी बनती है, तो उसमें वो चीज़ें ऐड ही नहीं कर सकते हम क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटडेटेड है? इज दैट उसमें अगर इसको सिखाया जाए, फॉर्मली सिखाया जाए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी मेरे साथ मुझे रीच आउट करें, इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बट अपनी डायरेक्शन, अपना रोड मैप यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त या एटलीस्ट जब आप अपने लास्ट या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में अपना रोड मैप तो आप डिसाइड करें। यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्शन तो दे कि अगर आपने रेज्यूमे बनाना है, आपको रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंटरव्यू स्किल्स अगर आपके अंदर होंगे, आपने किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है, आपका एक ड्रेसिंग अटायर होता है, आपने पिच कैसे करनी है, किसी सवाल का जवाब देना है अगर आपने इंटरव्यू में, तो उसमें आपने किस टेक्निक को फॉलो करना है, जैसे कि स्टार टेक्निक होती है, या आपने जिस तरीके से भी आपने अपने आप को सेल करना है। अगर आपको वो आता ही नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको बताएगी आपने सीवी तैयार करना है, रेज्यूमे तैयार करना है, आपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट होना है, ये बात करनी है, ऐसे करने हैं, इससे कम सैलरी पे एग्री नहीं करना। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी कि मुझे राइट डॉक्यूमेंट बनाना है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि क्या पैरामीटर है कि एक सीवी या एक रेज्यूमे अच्छा रेज्यूमे है, इसका पैरामीटर क्या है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सीवी फिट फॉर ऑल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपने कोई सीवी की कोई भी पोजीशन एडवर्टाइज होती है, उस पोजीशन के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उस पोजीशन के कीवर्ड्स अगर आपके सीवी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलती। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोग आपका प्रिंट आउट्स निकालते हैं और सीवी को निकाल के देखते हैं कि ये मुझे अच्छी लग रही है, इस बच्चे को बुला लो, या ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब तो थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस होती हैं। अब ATS सिस्टम आ चुका है। ATS सिस्टम में आप सीवीज़ को अपलोड करते हैं और उसमें आप कंडीशन लगा देते हैं, या उसमें आप एक चेक लगा देते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स होंगे, ये एक्सपीरियंस होगा, तो उनमें ये स्कोरिंग होती है, उस हिसाब से सीवीज़ को आपने शॉर्टलिस्ट करना है। अब आउट ऑफ 2000 सीवीज़ फॉर एग्जांपल अगर 25 सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो बाकी सब बच्चे समझ लें रिजेक्टेड है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इंटरव्यू में जाने की। सो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, रेज्यूमे, दैट शुड बी ATS कंप्लाइंट,
ATS मींस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, और उसमें आपके वो वर्ड्स, वो कीवर्ड जो जॉब एप्लीकेशन के लिए जिसमें आपने एडवर्टाइज की होती है पोजीशन, उसके हिसाब से आपका CV कस्टमाइज होना चाहिए। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है या स्टूडेंट उसको ओन करता है प्रोसेस को, तो आपका रिज्यूमे आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप अगली फेज आती है आपकी कि आपने इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है। इंटरव्यू में अपीयर अच्छा, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। आज हम बात करें कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है। अगर आपके पास आपकी डिग्री है, सब कुछ है, बट एनीवे मार्केट जो डिमांड कर रही है वो नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक है, क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें नौजवानों के लिए मौके नए पैदा किए हैं या फिर उनकी नौकरियां मज़ीद कम कर दी हैं? मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त ऐसा टूल है जिसको मैं समझता हूँ कि यूज़ किए बगैर गुजारा नहीं है। और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए AI इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और रेज्यूमे बिल्डिंग में, इंटरव्यूइंग स्किल्स में अगर मैं कहूँ कि आप इनसे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है। टॉक टू हिम लाइक योर असिस्टेंट। अच्छा, टॉक टू ChatGPT कि आपको जो जो चीज़ें पूछनी है आप उससे पूछें, जो आप किसी भी कोच से, मेंटोर से आप पूछते हैं ना। आई रिकमेंड कि आप ChatGPT से पूछें कि मेरा कल इंटरव्यू है, फ़लाँ कंपनी में इंटरव्यू है, मुझे पॉसिबल क्वेश्चंस निकाल के दो, या मैं इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा टेक्निकल इंटरव्यू है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू है, मुझे टेक्निक्स बताओ कि मुझे किस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, मुझे पॉसिबल आंसर्स बना के दो। तो ChatGPT विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आई थिंक कि आपको यूनिवर्सिटी टाइम में तो बच्चे ChatGPT अपनी असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी करियर डायरेक्शन के लिए भी उसको ChatGPT को यूज़ करें, ताकि आपको कम से कम अपनी एक अनबायस्ड अप्रोच मिल सके। क्योंकि अगर हम किसी दोस्त से पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि जी मैंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको मजाक उड़ा के जाओ भाई काम करो अपना। सो ChatGPT आपका ऐसा अनबायस्ड असिस्टेंट है जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, राइट लैंग्वेज में और राइट सिंटेक्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ChatGPT को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में तो जॉब मार्केट में अगर हम बात करें तो अवेलेबल होती ही नहीं है, और अगर मिल जाती हैं तो फिर उसमें सैलरीज जो है ना वो बहुत कम होती हैं। 30,000, 40,000, 25,000, उसमें क्या बनेगा किसी का 20,000। ठीक है, किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकेगी उनकी पढ़ाई के हिसाब से, जो उनकी जॉब मिली है उनको क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, वो क्या ऐसा करें कि कंपनीज की कोशिश होती है कि वो रिसोर्स सस्ते से सस्ता रखें, अपनी कंपनी का बजट जो है वो बचाएं, सेव करते हैं। और एम्प्लॉय या कैंडिडेट की कोशिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपने अपने आप को कैसा सेल किया है। अच्छा, इट्स अबाउट हाउ यू सेल योर सेल्फ, आपने किस तरह की पिच की है। तो यूजली इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट्स अपने आप को अंडर सेल करते हैं, और स्किल्स अगर होते नहीं है या अगर स्किल्स हैं तो उस हिसाब से राइटली सेल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नंबर 2 कि देखें मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सिनेरियो है, क्योंकि एम्प्लॉयर ये कहता है कि हमारे पास हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता, कैंडिडेट कहता है कि नौकरी नहीं है या रेफरेंस के बगैर नौकरी नहीं मिलती। रेफरेंस के बगैर मैं ये समझता हूँ पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं हाँ, कि हम ये वाला काम इसलिए, और तो और पढ़े लिखे लोग प्यून बन के घूम रहे हैं, आपको पता है, सिर्फ इसलिए कि कहते हैं हमारे हिसाब से हमें नौकरी में कोई रेफरेंस ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। बट मैं हमेशा इस चीज़ को प्रीच करता हूँ कि इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं आई एम नॉट अकले कुल, बट मैंने जो सीखा ओवर द पास्ट 19-20 ईयर्स इन द मार्केट, मैं अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, और ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास मत आएँ, आप इंटरनेट से बेनिफिट लें, ChatGPT से बेनिफिट ये जो लें। डिग्री मिलती है ना, डिग्री मिलने के बाद जो सबसे पहला रियलिटी शॉक है वो क्या होता है एक बंदे का? पहले तो ये कि जो नौकरी, जब आपकी ना डिग्री ख़त्म होती है ना, उसके बाद आप अपने आसपास अपने दोस्तों को, जब उनको इंटरव्यू की कॉल्स आ रही होती हैं और आपको नहीं आती ना, और वो जो डिले फैक्टर है कि आप 4 महीने 6 महीने अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो वो सबसे बड़ा एक रियलिटी शॉक होता है जो आपको मिलता है। अगर आप उस टाइम में प्रिपेयर्ड नहीं है ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। अ क्वालिटी रेज्यूमे, अ क्वालिटी डॉक्यूमेंट विल गिव यू पासपोर्ट टू द इंटरव्यू हॉट सीट। अच्छा, अब उस हॉट सीट के लिए ठीक है, अब बंदा एक ही जगह अप्लाई करे, एक ही जगह CV दे, या फिर कोई बहुत सारी जगहों पे CV जो है वो छोड़ दे अपनी, कस्टमाइज करके। देखिए, वन डॉक्यूमेंट डोंट फिट फॉर ऑल। ओके,
तो इसके लिए आपको हर जॉब के हिसाब से सीवी को भी चेंज करके कस्टमाइज करना होता है। और ये जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आज मैंने 1500 नौकरियों पे अप्लाई कर दिया और धड़ाधड़ मैंने सीवीज और रेज्यूमे फेंके, ये इट डोंट वर्क्स नाउ। आपको अपने सीवी को अगर आप राइट या क्वालिटी की 5 या 6 जगह पे अप्लाई डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, जिसमें राइट कीवर्ड्स आपने यूज़ किए होते हैं, राइट सिंटैक्स यूज़ किया होता है, राइट फॉर्मेट यूज़ किया होता है, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। अदरवाइज आप जब, क्योंकि सिस्टम जब आपके सीवी को उठा ही नहीं रहा तो आपको कहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी, आपको कहाँ से इंटरव्यू सीट पे बैठने का मौका मिलेगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कैंडिडेट्स को, उनमें सबसे बड़ी गलती कौन सी, बड़ी मिस्टेक करते हैं ये कैंडिडेट्स? मतलब थोड़ा सा उनको समझ आ जाए ना, ताकि वो मिस्टेक सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ ना जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाते जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्टली हर इंटरव्यू में 4, 5, 6 क्वेश्चंस जरूर होते हैं कि जो एक कैंडिडेट को ना जज करने में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है, जरूर पूछा जाता है। इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब यूजुअली बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहेंगे कि जी मेरा नाम अदनान है, मेरी 2 बहनें हैं, 1 भाई है, वाले साहब डॉक्टर हैं, वालदा हाउसवाइफ हैं। We don't need such information. You have to mention your professional health in that question. मतलब उस कंपनी ने देखना है कि ये बंदा मेरे लिए बेनिफिशियल कैसा है, ना कि मुझे ये बता रहा है कि मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने भाई हैं, मेरे अब्बा। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखें, अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे इस क्वेश्चन को जाने से पहले, तो तब आप अपने आप को सेल कर सकेंगे। और वो पिच और टोन सेट करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी इंग्लिश में बात करनी चाहिए और उर्दू में बात करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मीडियम में आपका इंटरव्यूअर बात स्टार्ट करेगा, आपको वो पिक करनी है। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस भी नहीं होता बाद में इंग्लिश में, आई वांट टू गो टू द टूटी-फूटी इंग्लिश में, आई टुक रिक्शा और सैलरी 2 लाख चाहिए, आई बीन हियर, आई वुड लाइक टू गो देयर, my father was from England, yes, so and I came Pakistan. It doesn't work like this, no. क्योंकि अगर prepared होंगे, मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पे जाएं, 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनको सर्च करें और उनके पॉसिबल आंसर्स देखें। क्योंकि देखें कुछ क्वेश्चंस शॉक की तरह बच्चों को लगते हैं, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये सवाल बच्चों से अपने करियर हिस्ट्री में या एजुकेशन में नहीं पूछा जाता कि आप पिछले 6 महीनों में ऐसी एग्जाम्पल दें जिसमें आपने लीडरशिप एक्सरसाइज की हो। अब बच्चों ने नहीं की होती। दूसरी बात, सरप्राइज क्वेश्चन होता है। तीसरी, फिर उसमें बोंगियां मारना शुरू कर देते हैं, बोंगी ज़्यादा चल जाती है इस वजह से। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं, ये फ्रेश ग्रेजुएट को हायर क्यों अवॉइड करती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर जवाब दीजिएगा। मैडम, टैलेंट छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, अवॉइड मैं नहीं समझता कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को वाज़ेह तौर पे एक कैंडिडेट स्किल्ड, prepared, but it's just fresh graduate mostly they are just avoid for... देखिए आर्मी में भी फ्रेश लोगों को रखा जाता है, मतलब वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और जितना रॉ माइंड होगा उसको मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझता कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को लोग रखने से, क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यंग लीडर्स को प्रोग्राम प्रमोट करती हैं कि वो जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो आए हमारे पास नौकरी करें, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहती हैं कि एक्सपीरियंस बंदा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। बट वैसे आपको लगता नहीं कि जो टेक्नोलॉजीज हैं और ये जो एआई है ये जॉब्स को खा रही है? एब्सोल्युटली राइट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि देखें अगर आप अपने काम के एक्सपर्ट है ना, आपको आपके स्किल के ऊपर ग्रिप है, सो आई थिंक कि एआई आपको टच नहीं कर सकता। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आप देखिए, अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप अपने काम में मिस्टेक्स हो रही हैं, स्लिप्स हो रहे हैं, चीज़ें काम ख़राब हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो देन yes, people will start looking for alternatives. आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड होंगे और बच्चों में ये स्किल्स मोस्ट पॉपुलर होने चाहिए, आने चाहिए, वो बता दें कुछ, भले 1-2 बता दें। 2 चीज़ों का प्रचार करता हूँ। एक, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, आपको पिच करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस, सेल करना आना चाहिए अपने आप को। देखिए अगर मेरी बात लोग सुनेंगे नहीं, इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन माई हेड, तो मेरी बात में असर नहीं रहेगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि आपने जो डिग्री की है, देखिए आपको जब इंटरव्यूअर कहेगा यार तुम क्या पढ़ के आए हो और आपको उसको डिफेंड ही नहीं करना आ रहा, तो इसका मतलब जो आपने डिग्री की ना 25 लाख दे के 50 लाख दे के, वो वेस्ट चली गई है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर 1 एंड नंबर 2 यू हैव टू नो द रोड मैप, कि आपने अपने करियर के रोड मैप को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए एआई को कैसे यूज़ करना है, कोचिंग मेंटोरिंग कैसे लेनी है और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कैसे बेनिफिट लेना है। आई थिंक अगर ये बच्चे 2 चीज़ें सीख लेते हैं फ्रॉम द
टाइम ऑफ देयर एजुकेशन। सो मुझे लगता है कि वो अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। आई होप आपको समझ आया हो और ये आपके लिए सेगमेंट बहुत कारआमद हो। तो इससे फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी जो है ना स्टूडेंट्स के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी ना करें, थोड़ा सा स्किल्स की तरफ तवज्जो दें और प्रैक्टिकली उनको स्किल्स सिखाएं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ऑफिस में आके काम करते हैं और उनको कुछ भी नहीं आता और वो मीडिया पढ़ रहे होते हैं और हम यहाँ पे उनको सिखाते हैं, इधर आओ बेटा आओ, हम बताते हैं मीडिया क्या होता है। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे इतनी इन चीज़ों का, किस चीज़ की डिग्री दे रहे हैं जब जिस चीज़ को सिखाया ही नहीं है उस चीज़ की डिग्री किस चीज़ की दे रहे हैं? सिखाए, स्किल्स हासिल करें और बच्चे खुद इसके ऊपर तवज्जो दें कि उन्होंने खुद कहाँ से स्किल्स हासिल करने। डिग्री एंड स्किल्स बोथ टुगेदर बैलेंस हैव टू बी विद यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी जो ये टॉपिक है इस पर मैं कैसे हक की बात करने जा रही हूँ। जो हर शहरी की आवाज़ है, ताकत है, उसके इख्तियार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो है हक मालूमात, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या आवाम को ये हक हासिल है कि वो हुकूमत से सवाल कर सके कि कोई भी कि हमारा जो टैक्स है उसका पैसा किधर खर्च हो रहा है? और क्या सरकारी इदारा जो है वो आवाम को मालूमात देने के पाबंद है? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल A19 ने शहरियों को मालूमात तक रसाई का पूरा हक दिया है, मगर सवाल ये है कि क्या आम आदमी जो है इस हक से कोई फ़ायदा उठा सकता है या उठा रहा है? क्या जो इदारे हैं वो शफाफियत दिखा रहे हैं या फिर अभी भी मालूमात तक की जो रसाई है ना ये मुश्किल मरहला बना हुआ है? आज इसके ऊपर बात करूँगी कि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है, कवानीन है, ठीक है, इनके हवाले से कि और सरकारी इदारों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो मालूमात तक रसाई में जो इतनी रुकावटें हैं वो क्यों पेश आती हैं। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली खलील, ठीक है, और इनसे सारे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर सबसे पहले बताइए ये आर्टिकल 19A असल में क्या है, क्या कहता है? अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 9 से ऑनवर्ड फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर स्टार्ट होता है। उसी नाम में ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A। इससे मुराद ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वो होता है कि जिसको स्टेट एंड अटैच डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वो शहरी को एज अ फंडामेंटल राइट उसको प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। और इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है वो शेल का वर्ड यूज किया जाता है। शेल हमेशा मे का वर्ड यूज नहीं किया गया। अब इसमें शेल का वर्ड लॉ में हमेशा वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो पाबंद होता है कि आपकी जो रिक्वायर्ड मालूमात है वो आपको देनी है। इसी को जब गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया तो जैसे पंजाब की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, 2013 में पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह से रूल्स 2014 में आ गए। ये फेडरल में और तमाम प्रोविंसेस में मौजूद हैं, जिसमें हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी इदारे से कोई भी मालूमात जो उसके बजट से रिलेटेड हो सकती है, उसके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, उसकी किसी स्कीम से रिलेटेड हो सकती है या उसके किसी फ्यूचर प्लान से रिलेटेड हो सकती है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, वो उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपनी जस्ट एक सिंपल वाइट पेपर पे एप्लीकेशन मूव करेगा और वो डिपार्टमेंट उस शहरी को वो मालूमात देने का उस पर लाजमी है कि उसको मालूमात फराहम करेगा। अब इसके बैक तो क्या हर शहरी को गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखने का हक है? हर शहरी को, यस। हर वो शहरी जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखता है टैक्स पे करता है। टैक्स पे करने की वजह से बात नहीं की। अच्छा, हर शहरी पाकिस्तान का एवरी सिटीजन है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड सिर्फ देख नहीं सकता, उसको सर्टिफाइड कॉपीज डिपार्टमेंट प्रोवाइड करने का पाबंद है। और अगर फिर उसके बाद इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ ये ऐड की गई कि अगर वो जो डिपार्टमेंट है वो विद इन 14 to 15 डेज आपको रिक्वायर्ड मालूमात फराहम नहीं करता तो उसके बाद से ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिया गया। आप ट्रिब्यूनल में मूव करेंगे, वो जो ट्रिब्यूनल है वो आपको विद इन 30 डेज उस डिपार्टमेंट से वो एप्लीकेशन लेकर देने का पाबंद है। अच्छा, और ये पाकिस्तान में राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ कितना इफेक्टिव है, काम करता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बड़ा इम्प्रेसिव हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि वो चंद चीज़ें जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं उनमें से एक ही एक्ट भी है। और ये काम करने का भी ये देख लीजिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो चूंकि फंडामेंटल राइट है उसको प्रोवाइड करने के बंद रहता है, तो ये पूरी तरह से काम करता है। और अगर वो डिपार्टमेंट आमतौर पे जैसे कि हिले बहाने से काम लिया जाता है मोस्टली, वो इस तरह का कोई एक्ट अपनाता है और वो आपको मालूमात फराहम नहीं कर रहा या आप उसे सर्टिफाइड नहीं, ऐसे आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप ट्रिब्यूनल में चल जाए। ट्रिब्यूनल भी काम नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके पास फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इफेक्टिव भी है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, और एक शहरी का बतौर मालिक इस मुल्क में रहते हुए अपने आप को इसका मालिक समझना, और जो डिपार्टमेंट्स उसमें बैठे हुए लोग हैं वो जैसे कस्टोडियन है, तो आप उनको जब तक ये रियलाइज नहीं करवाएंगे कि आप पूरी तरह से अवेयर हैं, तब तक वो डिपार्टमेंट्स मैं समझता हूँ पूरी तरह से इफेक्टिवली काम ही नहीं कर सकते। तो पूरी तरह इफेक्टिव है, इस पे जस्ट अभी अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं, जिस दिन अवेयरनेस आ जाएगी आप इसको मजीद बेहतर देखेंगे। आवाम को भी ये पता है कि उनके क्या हुकूक हैं, पता खुद नहीं आवाम को इसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है? मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता आवाम को जैसे आपको अपना नाम पता होना लाजमी है, अपने फादर का नाम पता होना लाजमी है, आपके शनाख्ती का नंबर पता होना लाजमी है, इसको आप इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इसी तरह आपको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होना भी उतना ही लाजमी है। अच्छा। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। आप मतलब गूगल पे जाके भी अपने फंडामेंटल एक आम आदमी है, उसको उसका नाम पता है, उसके अब्बा का नाम पता है, अम्मा का नाम पता है, मगर उसके बाद उसके क्या हुकूक है वो उसको कैसे पता अच्छा चलेगा? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शहरियों के लिए, हाँ, उसके फंडामेंटल राइट का बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर है आर्टिकल 9 से ऑनवर्ड। अगर वो 20-22 आर्टिकल्स आप पढ़ भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, 10-12-15 मिनट लगेंगे आप। अच्छा। लेकिन यूथ, अच्छा आप उसको तो छोड़ ही दें ना, कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, या जिसके पास मोबाइल की फैसिलिटी या नहीं है, कंप्यूटर की नहीं है, उसको तो एक साइड पे कर दें। अफसोस की बात यह है कि हमारी वो यूथ जो पढ़ी लिखी है, जो पढ़ लिख सकते हैं, बाकी तमाम चीजें सारा दिन मोबाइल स्क्रोलिंग करते हैं, उनको भी इवन अपने फंडामेंटल राइट का पता नहीं, और कभी भी उन्होंने रिसर्च भी नहीं की कि हम कम से कम अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ ही लें। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक जो राइट है वो आपका आर्टिकल 19 है। अच्छा, जो आवाम है वो पूछ सकती है कि जो हमारा पैसा है जिस पे हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स वाला पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, कहाँ हो रहा है? बहुत से कंट्री जो डेवलप हो गई हैं, ये आवाम के पास राइट्स हैं? जी मैं अर्ज करने लगूँ, वहाँ पे तो ये रूल है कि एक चीज़ वेबसाइट पे अपलोड होगी। अच्छा, पाकिस्तान में भी डायरेक्शन मौजूद हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, कि आप अपने फाइनेंसिस की जो मालूमात है अपनी वेबसाइट पर हर डिपार्टमेंट अपलोड करेगा। आपकी एप्लीकेशन भी मूव करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। अगर वेबसाइट पे अवेलेबल ना हो तो आपको यहाँ तक नौबत आती है। मगर ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो रुकावट बनती है, जो हमारे इदारे ना पाकिस्तान के, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मतलब राजी नहीं होते। अच्छा, आप ये देखिए कि जब किसी काम को एक आध आदमी कर रहा होता है, उस सूरत में तो मुश्किलात नो डाउट वो अकेला फेस कर रहा होता है। ये जितनी रुकावटें तब खत्म होती है जबकि यूथ में अवेयरनेस डेवलप हो जाए, और वो अपनी इस डेवलप अवेयरनेस की बिना पर एक जत्थे की सूरत में हर नौजवान, हर डिपार्टमेंट की मालूमात जहाँ उसको लगता है कि उसको लेनी चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंसी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उसको लाजमी चेक करनी चाहिए। और सिर्फ मकसद के लिए नहीं, आप मकसद लिखना जरूरी नहीं है, आप किसी मकसद के बगैर भी एक सिंपल बस कह सकते हैं जी कि मुझे इस साल से इस साल की ये तमाम मालूमात रिक्वायर्ड है। अच्छा, गवर्नमेंट फंड्स की ट्रांसपेरेंसी का जो एक सही सिस्टम है वो क्या है, आप कैसे इसको देखते हैं? अच्छा देखिए कि किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत बात ये होनी चाहिए कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कितनी है, शफाफियत कितनी है मामलात में। अब आपने जैसे बात की किसी भी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल मामलात में, फाइनेंशियल मामलात की स्टेबिलिटी या शफाफियत इंश्योर तब की जा सकती है जब पता हो कि उस पर चेक कितना क्लियर है। अब अगर तो उसको चेक करने वाला एक डिपार्टमेंट के ऊपर भी दूसरे डिपार्टमेंट ही बैठा हुआ है और आप एक बार डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आप खुद शहरी हैं, आप बेसिक चीज़ें पढ़ लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मालूमात क्यों नहीं लेते, आप एप्लीकेशंस मूव क्यों नहीं करते? फिर लोगों के दिन में ये शायद एक परसेप्शन गलत है, वो ये समझते हैं कि शायद ये सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, जस्ट जर्नलिस्ट जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत चल सकता है। हालांकि सहाफ़ियों का सिर्फ हक नहीं है, ये तमाम शहरियों का हक है। लेकिन आपने तो कभी अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात को, सरकारी यूनिवर्सिटी के मामलात को चेक नहीं किया कि हमारे नाम पे फंड्स कितने आ रहे हैं, उसको कहाँ खर्च किया जा रहा है, यूटिलाइज किया भी जा रहा है या नहीं। वहां पे तो आप डायरेक्टली उन तमाम चीजों को शाहिद होते हैं, आपने कभी उसको चेक नहीं किया, बाकी डिपार्टमेंट्स को कहाँ जाके चेक करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. वेलकम बैक। अच्छा, जो देहात से लोग आते हैं ना, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना नॉलेज होती है, इतनी बेचारे ना पढ़े लिखे होते हैं, और सरकारी इदारों में अगर वो कभी कहीं चले जाएं, किसी नादरा में या कहीं पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, तो फिर उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया जाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे अपने घर के कोई नौकर को भी ऐसे ट्रीट नहीं करता, कोई किसी दुश्मन को भी ऐसे धुतकारे होते हैं ऐसे। अब सिर्फ इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो बेचारे भी कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने हुकूक को पता ही नहीं होता, उनके राइट्स का उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हंसना तो नहीं चाहिए खैर इसमें, मगर यही हकीकत है। आप बताइए।
अच्छा देखिए कि मैं समझता हूँ कि इसमें देहाती शहरी का भी इतना रोल नहीं है। हमारे पास दो ही ऑप्शन होती हैं, या हम सब्र कर जाते हैं और या मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लड़ना शुरू कर देते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि हम थोड़ी सी रिसर्च करें, आज के दौर में खास तौर पे आपके पास बेतहाशा लीगल राइट्स मौजूद हैं कि जहाँ पे अपने आप राइट्स को बड़े पुरस्कून तरीके से एनफोर्स करवा सकते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स में करवा सकते हैं। लाइक अभी हम चूंकि टॉपिक पे बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई पे, अब आरटीआई में अब ये देखिए कि आप किसी देहात में बैठे हुए और किसी बैकवर्ड एरिया में बैठे हैं और आपने मालूमात लेनी है किसी भी इदारे की, किसी भी डिपार्टमेंट की जो लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी भी ऐसे सिटी, बड़े सिटी में मौजूद है, आपको बाय सेल्फ वहां जाने की जरूरत नहीं है। चीजें काफी हद तक डिजिटलाइज हो गई हैं। आप जस्ट एक डाक मूव भी कर दें, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू कर दें, किसी और एजेंसी के थ्रू कर दें, दैट्स इनफ। और वो जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको थ्रू डाक ही को आपसे तो तमाम कम्युनिकेशंस करता है। इवन आप जब उससे अनसेटिस्फाइड हैं और आप मूव करते हैं ट्रिब्यूनल में भी आपको बाय सेल्फ जाने की जरूरत नहीं होती। आपने जस्ट एप्लीकेशन मूव करनी है, थ्रू डाक कर दें और आपको डाक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स आपको घर पहुंचा देंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है शहरी देहाती का मामला नहीं रह गया। इसमें अवेयरनेस की जैसे क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन लीगली जवाब देने का पाबंद है? 100% पाबंद है। अच्छा मजे की बात देखिए कि आप बीइंग अ सिटीजन फ्रॉम द स्टेज ऑफ नायब कासिद से लेकर क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ऑफिस की तमाम मालूमात आप कलेक्ट कर सकते हैं और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी अगर मालूमात लेनी चाहिए वहां वो भी आपको देने के पाबंद है। तो आप किसी आम डिपार्टमेंट से, अच्छा इसमें सिर्फ मालूमात डॉक्यूमेंट्री नहीं, आप कोई कैमरे के आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, आपको सेफ सिटी की ऐसी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको डिजिटलाइज कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको उनकी वेबसाइट से कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो तमाम चीज़ें जो किसी डिपार्टमेंट से लीगली अटैच्ड हैं उन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। और अगर कोई सिटीजन ऐसे थाने जाए तो क्या वो एफआईआर की इंफॉर्मेशन ले सकता है, पूछ सकता है? 100% ले सकता है, 100%। सिर्फ दो चीज़ों पे आपकी एक्सेप्शन है जिस पे आप नहीं ले सकते। नंबर 1, जिसमें किसी की जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज ना हो रहा हो, प्राइवेसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो रहा हो। नंबर 2, उसमें जिसको लॉ ने डिफाइन किया कि हसास इदारों की जो हसास मालूमात है आप उस तक रसाई नहीं कर सकते। उसके अलावा तमाम के तमाम इदारों की हर तरह की मालूमात आप पुलिस अगर इंफॉर्मेशन दे रही है तो फिर वो किस बेसिस पर दे सकती है? क्या बुनियाद होती है? क्या एक लॉ पड़ता है? ये सेक्शन 7 एंड सेक्शन 10 है पंजाब ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 का। अब सेक्शन 7 एंड 10 की एप्लीकेशन रेड विद आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक मूव करेंगे जस्ट, और जो मालूमात है वो आपको उस सेक्शन की को ही फॉलो करते हुए उसको कंप्लेंट्स करवाते हुए वो प्रोवाइड करने की पाबंद है। क्या किसी केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट सिटीजन को मिल सकती है अगर वो मांगे? 100% मिल सकती है, 100% मिल सकती है। और बल्कि लोग इसमें अदालतों से जाके लेनी है फिर या फिर थानों से जाके लोग लेनी इसमें है? परेशान हो रहे होते हैं, हम जाएंगे हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, हाँ। हम उसको पैसे खिलाने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना राइट जानते हैं कि आपके पास इसके बाद, अच्छा चलो मैं आपको इसकी आसान कर देता हूँ, मालूमात लेनी कैसे है ये बड़ा मैटर करता है। आप एक मालूमात को अगर तो सिर्फ उसको जाकर वर्बली कह रहे हैं मुझे चीज दे दो, आपने उसको बता दिया कि आप कानून नहीं जानते, वो आपको ओब्वियसली उसी तरह से ट्रीट करेगी जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ बिहेवियर्स हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा लॉ को पढ़ लेते हैं, एक सेक्शन को पढ़ लेते हैं और आप उसको कहते हैं कि सेक्शन 7 एंड 10 ऑफ पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और आर्टिकल 19A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत मुझे मालूमात चाहिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ये बात पता चल जाती है कि लॉ जानता है। और अगर ये 7 एंड 10 को जानते हैं, इसका मतलब अगर ट्रिब्यूनल को भी जानते हैं, उसको ट्रिब्यूनल का रास्ता भी पता है, तो वो आपको लाजमन प्रोवाइड कर देता है। मगर अगर पुलिस कॉर्पोरेशन ना करे, आपको कॉर्पोरेट अच्छा, ना करे, फिर सिटीजन ने क्या करना है? वो दूसरा कोई रास्ता सिटीजन के लिए? हाँ ऑब्वियसली आपको ट्रिब्यूनल का रास्ता है ना। अच्छा। आपको डिपार्टमेंट ने मालूमात नहीं फराहम की तो आप 15 दिन के बाद ट्रिब्यूनल में चले जाएं। ट्रिब्यूनल का एड्रेस आपको गूगल से भी मिल जाएगा, लाहौर में मैं चले आसानी के लिए बता भी दूं। अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो बागी जना के बिल्कुल सारे ट्रिब्यूनल मौजूद है, तो आप आरटीआई ट्रिब्यूनल में मूव कर लें और 30 दिन के अंदर अपनी मालूमात लें। एंड बिलीव मी कि मैं समझता हूँ कि 10 साल हो गए ट्रिब्यूनल को बने हुए, 11वां साल है ये। जितना रश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे होगा उतना रश अभी आया नहीं है। फाइनल मोटे भी जवाब दे दे मुझे कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका सही तरीका क्या होगा? उसका बंदे को उसको बिल्कुल कंसाइज कर दूं। जैसे आप एक वाइट पेपर पे एप्लीकेशन मूव करेंगे, अपना आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएंगे और उस एप्लीकेशन पे आप लिख देंगे कि आपको जिस चीज के बारे में मालूमात चाहिए कि मुझे ये मालूमात फराहम करें, और उस सेक्शन 7 एंड सेक्शन 10 ऑफ पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हवाला जरूर दे दें कि मैं इस सेक्शन के तहत
एज अ फंडामेंटल राइट अपनी मालूमात मांग रहा हूँ। अगर वो आपको डिपार्टमेंट 15 दिन में आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, 15 दिन के बाद आप ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन दे दें और विद इन 30 डेज आपकी मालूमात आपको 100% और अगर कोई इदारा देने से इनकार कर दे इन्फॉर्मेशन तो फिर ये कंप्लेंट किधर करनी जाती है? पंजाब इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल ठीक है, में आप इसकी कंप्लेन करेंगे, इसको अपील करना कहते हैं। ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल करेंगे और 30 डेज यानी टोटल जो टाइम पीरियड है पहले दिन से लेकर आखिर तक वो 1.5 माह का है। 15 दिन पहले डिपार्टमेंट के लिए, 30 दिन आपका ट्रिब्यूनल के लिए, 1.5 माह के अंदर आपकी मालूमात आपको फाइनली मिल जाती है। ओके, ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो करप्शन कम कर सकती है या बस ऐसे ही? अगर इसको यूथ पकड़ लेती है इस वे को और उसको चेक करना शुरू कर देती है, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्राफ में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। और ये जो क्या कोर्ट है ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है? 100% करती है। और चीजें मैं ये समझता हूँ कि ट्रिब्यूनल की जो प्रोग्रेस है वह बड़ी बेहतर है और वो प्रोग्रेसिव है। और इसको मजीद अगर यूथ इसमें जागती है और डिमांड करना शुरू करती है तो एक तो बेहतर होती जाएगी, सेकेंडली शायद आपको ट्रिब्यूनल तक जाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। मतलब आप कहते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो अपना काम कर रही है, अपना रोल मैं समझता हूं कि काफी हद तक बेहतर कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें आपसे हासिल हो गई है। आई होप सिटीजन्स जो है उनको अपने हुकूक के बारे में सबसे पहले पता हो। जब आप अपने राइट्स के बारे में जानेंगे तो नो मैटर आप रूरल एरिया से आए हैं, गाँव से, देहात से, पिंड से, शहर से, बट आप अपना काम करवा सकेंगे। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ये सेगमेंट खास आपके लिए था। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे उस फल की जिसे दुनिया भर में फलों का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, आम की बात करेंगे। पाकिस्तान का आम सिर्फ जायके में ही लाजवाब नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बड़े फ़ायदे रखता है। आम गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है और पाकिस्तान के जो आम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आमों में शुमार होता है। सिंध का सिंधड़ी, ठीक है, चौंसा और अनवर रटोल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। अब सवाल ये है कि आम को फलों का बादशाह कहा क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि इसका जायका, इसकी खुशबू, इसकी मिठास और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो सब कुछ बाकी फलों से बहुत ज़्यादा मुनफरद होती है। आम में देखें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर और आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन ई हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आम बच्चों की जो नज़र है उसको बेहतर रखने में बहुत मदद देता है। विटामिन सी हमारी जिस्म की जो इम्यूनिटी है ना उसको बढ़ाता है और हमारी जल्द को बहुत खूबसूरत बनाता है। इसी तरह आम में मौजूद जो फाइबर है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर बना देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। बच्चों के लिए आम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि जिस्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आम हड्डियों को मजबूत करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नशोनुमा में, ग्रोथ में मदद करते हैं। जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं ना, ये जो आम बहुत कम खाते हैं, इनके लिए मुनासिब मिकदार में आम या फिर आम का जो मिल्क शेक है जो माएँ पिलाती हैं वो बड़ा अहम होता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मगर हर चीज़ बैलेंस करके खिलानी है, ये याद रखना है। ज़्यादा आम खाने से शुगर भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। अब शुगर के जो मरीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे डॉक्टर के मशवरे के बगैर आम खाने को मना किया जाता है, इसलिए खाएं तो मिकदार में खाएं। अब बात ये करते हैं कि अच्छे आम की पहचान कैसे कर सकते हैं। अच्छा आम वो होता है जिसका रंग कुदरती हो, जिसकी खुशबू जो है ना उसमें मिठास हो। आपने स्मेल करना, उसमें मिठास आपको फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा नरम ना हो या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई स्याह धब्बे ना हो। ये आम की, अच्छे आम की मिसाल है। बहुत ज़्यादा चमकदार आम, ठीक है, और एकदम बिल्कुल शोख जो पीला नहीं होता, वो अक्सर केमिकल से बनाया जाता है। जो बिल्कुल चिट्टे ऐसे पीले रंग के चीखते हुए आपको दिखते हैं ना बाज़ार में, वो केमिकल वाले आम है। ये सबसे बड़ी पहचान है आम की, जो क्योंकि जो नॉर्मल आम होता है ना उसमें हल्का सा ग्रीन कलर भी होता है, थोड़ा सा हरा, येलो, हरा, ये इस तरह की शेडिंग्स के अंदर आ रही होती है। ये सही आम की पहचान है, पहले नहीं पता थी ना। अच्छा, पर जो कच्ची कैरी होती है उसके बारे में बताऊँ आपको, वो भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। उसको आप अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं, और आम का जो मुरब्बा है वो भी बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। फिर आम का पन्ना, ये जो आप शरबत नहीं पीते, ये जो लू वाली गर्मी में किसी को लू लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए तो उनको बड़ा पिलाया जाता है, इट्स वेरी इफेक्टिव। मगर मैं एक इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ कि आम जो थे वो हज़ारों साल पहले जनूबी एशिया में उगाया गया, ठीक है। फिर पूरी दुनिया में आम फैल गया। आज भी पाकिस्तान में जो आम है यहाँ के, वो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होते हैं। ये जो चौंसा आम है, ठीक है, ये प्रीमियम किस्म का जो आम होता है ना, ये बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये सारे जगहों पे आप देखें, ये ख़ास तौर पे इस पैक के साथ जाता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान में उगाया गया।
और पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में मशहूर है सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है ना कि हम दुनिया के जो फलों में आम है वो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ओ माय गॉड। तो आम जो है वो सिर्फ एक जायका नहीं है नाज़रीन, बल्कि सेहत भी है, एनर्जी भी है और खुशियों का भी एक नाम है। सिर्फ शर्त ये है कि इसे एक मिकदार के हिसाब से थोड़ी सी मुनासिब उसको देख के उसमें खाया जाए, इसको साफ़ देख के खाया जाए और सही इसकी पिक करनी है कि ये कोई केमिकल वाला आम तो नहीं है, क्योंकि वाकई आम जो है ना फलों का बादशाह है। आम मार्केट में आ गए हैं तो जाइए निकलिए बाहर जाके ख़रीदिए। अच्छा ये जो थोड़ा अभी ना, क्योंकि बिल्कुल जैसे ही आता है मार्केट में तो बड़ा महंगा होता अभी है, मगर ये आस्था आगे थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, फिर भर भर के ख़रीदें, भर भर के खाएं। तो बस मगर ये है कि चाह होती है कि जैसे ही मार्केट में आए फ़ौरन खा लें, मगर खैर खाएं, पैसा खर्चा करें, अपनी सेहत बनाएं, सबसे अच्छा फल है बादशाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।